नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं, रिएक्शन देने जा रहा हूं जिस पर, वो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है वी डोंट वांट न्यूक्लियर बॉ। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा भैया, बहुत यूट्यूब टाइट हो गया है। फर्स्ट वी वांट रोटी सस्ती करो। तो हमें न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए भाई। उनका कहना यह है कि हमें भैया पहले रोटी दे दो यार, न्यूक्लियर पावर का क्या करना है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। इसी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है सर। आईएमएफ के सामने हम बिछ गए हैं, हर एक शराइत मानने के लिए तैयार हैं कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। गवर्नमेंट का ये सिचुएशन है सर, अभी 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हर शराइत मान रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी, जिससे हम इसलिए अलग हुए थे कि हम ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की कर सकें। तो आज देख रहे हैं कि उन्होंने अपना बजट पेश किया है 550 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें कश्मीर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किसमें, कश्मीर के लिए। 35 करोड़ नहीं सर, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपीज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। 35 करोड़ नहीं सर, 35 करोड़ क्या होता है यार, एक सड़क नहीं बनती 35 करोड़ में भाई। क्या समझते हैं आप, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं, और कोई हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा। और हमारी इकॉनमी तो आपको पता है कि ज़ीरो सूरत पे खड़ी है। लेकिन ये है कि हम सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम, और इसमें तमाम अदारों को एक पेज पे आना होगा। और अच्छा, सर्वाइवल की बात आई है तो इनका फॉरेक्स रिजर्व भी बेचारा सर्वाइव करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। ताजा जो डेटा आया है उसके मुताबिक बस 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो इनके फॉरेक्स रिजर्व में बचे हैं। 3.08 या समथिंग कुछ ऐसे ही करके है, या 07, बस इतना ही बचा। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि 3 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। हफ्ते भर से भी कम के इंपोर्ट का पैसा है, हफ्ते भर। और अगर जल्दी पैसा रिलीज नहीं हुआ कहीं से भी, समझ जाइए। तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी बड़े तरीके से इस जो एक दूसरे की मुखालफत उसको छोड़कर आईएमएफ और या कोई दूसरा दीगर अदारे हैं उनसे मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। फरवरी के ये जो अगले मंथ में हम लोग पेट्रोल की शार्टेज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर आईएमएफ ने पैसा ना दिया तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी जो हालात चल रहे हैं। तो हमें ये कड़वा घूंट अब कौम भुगत रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत गलत है। इन्होंने जो एक इनिशिएटिव जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है वो बड़ा गलत है। सर मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हर एक मामले के अंदर दुनिया के अलंबरदार हम बनते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बरक्स बना, इसके नाम पर बना, कलिमे के नाम पर बना। सर अगर देखते हैं कि दूसरी दुनिया के ममालिक देखते हैं तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या हम तरक्की कर पा रहे हैं? क्या वजूहत है सर? हर चीज़ के मामले में हम कहते हैं कि भाई हम ही ठीक है, हम सबसे अच्छे हैं। क्या हम सूदी निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए बात सुने, जब पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद को अपने खिलाफ जंग करार दिया। तो जो कौम अल्लाह से जंग कर रही है वो दुनिया में सर्वाइवल कैसे करेगी? तो खुदारा इस सूद से जान छुड़वाएं। हाँ, और दूसरा कौन सा सवाल किया था आपने? सर मैंने कहा था कि सूदी निज़ाम, और दूसरे नंबर पर दुनिया के अलंबरदार हम बने। हाँ, वो देखें, पाकिस्तान एक सुपर पावर है। एक हम लोग मुसलमानों पूरे 54-57 ममालिक की तर्जमानी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे करप्शन और बदमाशी अरूज पे है। हमें कम से कम इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हमें देख के दूसरे लोग भी। सर जिस सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं सर, वो अभी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सऊदी अरेबिया को दिया जाए, सेल किया जाए। इसको इस पर आप कैसे तस्करे के लिए? ऐसा नहीं होता ना, इस तरह से होगा। वो ठीक है, एक उनके पास पैसा है, वो हमारी मदद करते हैं एज ए मुसलमान, और हम लोगों के उनके साथ बहुत से मुआहदे भी हैं डिफेंस के हिसाब से। तो हमारी फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है। हम बहुत एज ए मुसलमान मदद नहीं करते हैं, एज ए भिखारी मदद करते हैं आपकी।
एज ए भिखारी क्या करें, हमें भी दया आ जाती है भिखारियों पर। जब राह चलते जाते हैं कोई आ जाता है, अरे कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो भैया, तो 10 रुपए निकाल के दे देते हैं यार। अगर वैसे मदद करता मुसलमान होने के बजाय, तो आपके यहां लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं। आपके यहां फैक्ट्रीज लगाता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं। आपके यहां नए नए रोजगार के अवसर पैदा करता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं और मुसलमान मुल्क है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके यहां इन्वेस्टमेंट करता वो। कितने किए हैं अब तक भाई? भीख के अलावा क्या किया है उसने? 2-4 बिलियन डॉलर का कर दिया होगा, 5-7 बिलियन डॉलर का। इंडिया में पता है आपको कितनी इन्वेस्टमेंट है? जाके पढ़ लीजिएगा, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, पढ़ लीजिएगा जाके। ऐसी चीजें वहां से करते हैं, तो ये ऐसा नहीं अभी होता कि हम आपको बेच के तो ये सारा- यूएई के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया सर, उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। नहीं ठीक है, वो एक्चुअली कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम आप लें, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो हमें फौरी जो है ना, ये जो मामला हमारा कर्जे का आईएमएफ का जो 140 अरब डॉलर से बढ़ गया है, इसको फौरी तौर पे कम करने के लिए ना चाइना या यूएई, सऊदी, 3 और रूस, ये सारे मुल्क हमारी मदद को, हमारे दोस्त तो हैं तुर्की वगैरह, तो ये सारे इस मदद को आए और ये 140 अरब का कर्जा फौरी तौर पे आईएमएफ को देके इस कौम की यही जान छुड़वा सकते हैं। तुर्की की अपनी फटी पड़ी है भाई, आपको पता नहीं है सर? तुर्की की इकोनॉमिक कंडीशन आप ही की राह पर है, और आप लोगों की बदौलत, आपकी करतूतों की वजह से बेचारा वो भी एफएटीएफ में फंस गया। आप तो कुछ इधर जोड़ तोड़ करके निकल आए, आप उसको तुर्की को फंसाए आप एफएटीएफ में, आपके चक्कर में। तो तुर्की की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है सर, वो आपकी घंटा कोई मदद नहीं करने वाला, 1 रुपया नहीं देगा वो। डॉलर तो छोड़ दो, 1 पाकिस्तानी रुपया भी नहीं देगा वो। हाँ, ज़कात टाइप में कुछ चीजें अब थोड़ी बहुत मदद कर देगा, 2-4-50 लाख डॉलर की, इस टाइप का कुछ कर सकता है। देखेगा कि भाई भिखारी चाहिए यार, दे दो यार, कोई बात नहीं। ना यहाँ जरदारी साहब ने कुछ करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है, ना इमरान ने करना है। ये इसी तरह सिलसिला चलना है। कोई ईमानदार आदमी आए तो इस सारी भागदौड़ को संभाले तो वो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग जो मिले हुए हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के आला एजेंट बने हुए हैं, ये कभी भी नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन। सर नाम आपका? नवीद गुल। सर करते क्या है? पहले मैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर था एक्स गवर्नमेंट में लाहौर में। जी, मैं जुबैर नियाज़ी साहब के साथ काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त सर। अभी रिसेंटली एक खबर आई है जो कि पड़ोसी मुल्क की पहले खबर दूंगा, उसके बाद अपनी तरफ आऊँगा। सर पड़ोसी मुल्क ने अपना बजट का ऐलान किया जो कि 550 बिलियन डॉलर्स का बजट। सर उसके अंदर कश्मीर का भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपने हालात के बारे में बताऊं। सर आईएमएफ के सामने हमने 1.1 बिलियन डॉलर्स लेने के लिए हर एक शराइत मानने के लिए तैयार है कि भाई गरीब को मार दो, अवाम गवर्नमेंट वो भी करने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आपके एक मुल्क है जो कि कश्मीर के अंदर 35 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ हम हैं सर आईएमएफ के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ हालात है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए और पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? अच्छा, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर इनसे संभाला नहीं जा रहा था, ये आए क्यों थे? जब इमरान खान ने 150 के ऊपर ब्रेक किया हुआ था, पेट्रोल ब्रेक किया हुआ था ना 150 रुपये के ऊपर, ये आए क्यों थे? जब वो बिजली सस्ती कर रहा था, ये नहीं कर सकते थे, ये आए क्यों थे? जब ये आए थे तो इनकी बातें सुनने वाली थी, असेंबली में इनके नारे सुनने वाले थे, कौमी असेंबली में इनके बातें सुनने वाली थी, मरियम नवाज साहिबा की बातें सुनने वाली थी। आज ये कहाँ गए 10 महीने के बाद? कभी मुफ्तार इस्माइल को लेके आते हैं, कभी उसको चेंज करते हैं, कभी इसको चेंज कर रहे हैं, ला रहे हैं। भाई क्यों? अब भाग क्यों रहे इलेक्शन से? वो तो खड़ा इलेक्शन में असेंबली तोड़ के, आओ दें डेट, इलेक्शन लड़ें। अगर ये इतने मकबूल हैं, अगर इनकी पॉलिसीज अवाम को इतनी अच्छी लगती है तो इलेक्शन लड़ें। सर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कि एक मुल्क जिससे हम अलग हुए थे इसलिए कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें, हम अपने इस्लामी जो हमारे तौर तरीके अपने मजहब के मुताबिक चल सकें, क्या हम आज़ाद हो गए हैं इंडिया से अलग होने के बाद? जो कि हालात आप देख रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रहा, आपके बरक्स कि सर पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ चली गई, क्या हम आज़ाद हो गए हैं? अब ये बताएं कि जब इमरान खान आया था तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो कहाँ थी?
हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट कहाँ थी? फैसलाबाद बंद हुआ था, फैसलाबाद चल रहा था, और फैसलाबाद में सबसे थे हाईली ऑर्डर्स चल रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सियालकोट कहाँ खड़ा था? लोग कारीगर ढूंढ रहे थे, जिन कारीगरों को काम नहीं मिलता था उनको ढूंढा जा रहा था कि आए और काम करें। अब मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट इतना ऊपर गई हैं, फिर ये साहब आ गए और आके अपना काम दिखा दिया। अब आप देखें कि गंदम के ऊपर लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है कि हमने ज़राअत के लिए क्या किया। जितनी इस्लाहात इमरान खान कर रहा था ये कर रहे थे, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है? कोई पॉलिसी है इनकी? क्या पॉलिसी है इनकी एग्रीकल्चर की? हमारे पास तो गंदम नहीं है, गंदम क्या हवा से पैदा हो गई? क्या दरख्तों पे लगेगी? आटे पे लड़ाई हो रही है, लोग आटे पे मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है। इमरान खान वाहद बंदा था जिसकी अपनी रिसर्च इतनी ज़्यादा थी कि उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, तो ये जो इमरान खान थे वो रशिया किस लिए गए थे? याद है ना आपको? रशिया वो दो चीजों के लिए गए थे और इसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। एक था तेल और दूसरा था वीट। अब नहीं कहेंगे कि कहां थी एग्रीकल्चर पॉलिसी इमरान खान की कि वीट खरीदना पड़ गया। 3 साल से तो वही कर रहे थे ना भाई, 3 साल से वही काबिज थे ना सत्ता पे, तो 3 साल में ही इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई वीट की। क्यों भाई, क्या किया? मुजम्मिल भाई ये सवाल आपको पूछना चाहिए था ना, काउंटर करना चाहिए था ये सवाल। आप तो किसी पार्टी के, चलिए वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम यहां पे तो न्यूट्रल होकर आप ये कहते ना कि जब इतना ही बढ़िया पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, तो भाई ये 3.5 साल के शासन में सत्ता के बाद आप जब रूस गए तो आप वहां पे वीट खरीदने क्यों गए? पूछना चाहिए था आपको। बच्चियों पे अंग्रेजी पढ़ने वाले, इन्होंने क्या यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्पीचें की हैं जिस तरह एक लीडर करता है भुट्टो साहब के बाद? ये क्या बातें करते हैं? बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सर। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं आपकी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? अली खान जी। करते क्या है? एडवोकेट हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पड़ोसी मुल्क इंडिया आज कल उसने अपने बजट का ऐलान कर दिया सर। बजट में बताया कि 555 बिलियन डॉलर्स का बजट, और पाकिस्तान के अगर मैं हालात की बात करूं सर, हम IMF के पास गए, IMF से हम मतलब कि बिछ गए IMF के सामने। हम 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, IMF की हर शराइत मानने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आप, कंपैरिजन हो सकता है हमारा और इंडिया के किसी भी सेक्टर के अंदर? जी इंडिया में जो है वो बादशाहत नहीं है, हमारे मुल्क में बादशाहत है। अगर नून लीग जो है वो आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं। तो इंडिया और हमारा जो है वो कंपैरिजन हो नहीं सकता। पहली बात यह है कि जमहूरियत हमारे मुल्क में नहीं है। जमहूरियत का अगर आप डेफिनेशन किसी से पूछ लें, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं उनको डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वो कहते होंगे जी अवाम जो है ना वो इस तरह हो, इस तरह, लेकिन अवाम चुनती नहीं है। अब तो इमरान खान ने काफ़ी लोगों को आके जो है, काफ़ी स्टेट्स को आके उसने बताया कि ये काम इस तरह, ये किस तरह। अदरवाइज़ ये है कि एक इमरान खान हमारे पास एक होप है, और जो है वो बंदा ही जो है वो अगर आ गया तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो जैसे पहले कोरोना वायरस में, मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि ये लोग नहीं थे। अगर ये लोग होते तो इन लोगों ने सारा पाकिस्तान बेच खाना था, और ये वो वाहद आदमी था जिसने इस क्राइसिस में भी पाकिस्तान को लेके निकला और 150 और 170 के ऊपर डॉलर से खड़ा किया हुआ था। सर हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की, अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं, सर हम पड़ोसी से आज़ाद इसलिए हुए थे बरे सगीर में, जब हिंद था तो हम हिंद से अलग इसलिए हुए ताकि हम तरक्की कर सकें। जब इस किस्म के हालात जो कि हमारी देखते होंगे, जो कि इंडिया के अंदर मुसलमान है, वो हमें ये सिचुएशन में देखकर क्या फील करते होंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इसलिए कि हम तरक्की करेंगे, हम लोग एक नज़रिए के तहत जो है उनसे अलहदा हुए थे। जो भी हमारा नज़रिया था उसका मकसद तो यही था ना कि हम डेवलप हो सके ज़्यादा, हम अपने इस्लाम को ज़्यादा तरीके से फॉलो कर सके, इस्लाम की आज़ादी हो। क्या समझते हैं आप कि वो सब चीज़ें हमने हासिल कर ली? बिल्कुल भी नहीं की। हम लोग जो है ब्रिटिश लॉ अभी तक स्टिल हमारे मुल्क में चल रहा है, और हमारे मुल्क में जो है इस्लामी डेफिनेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। ये थ्रू आउट ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ में आपको इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो थाने का SHO है उसके पास 42 आवर्स के लिए आपको वो पकड़ के ले जाए तो वो आपकी ज़मानत नहीं कर सकता, और ना ही उसके ऊपर जो है आप लोग कोई पर्चा करवा सकते हैं कि यार इसने हमें किस काज में पकड़ा है। तो ये आप जो है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो अदलिया के पास हैं, और अदलिया जो कुछ आजकल कर रही है वो आपके सामने है सारा कुछ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 42 आवर्स तक पर्चा नहीं हो सकता? पर्चा बिल्कुल भी नहीं। वो बिठा दे कि भाई तुम्हें मुझे तुम पे शक है
तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उठ भी नहीं सकते। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और यहाँ पे ब्रिटिश ला चाह रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग आज़ाद हैं। आज़ाद वाला सीन कोई नहीं है। अभी कोई यहाँ पे आ जाए, आगे आपको ले जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई ठीक है, एंजॉय करते हैं, ये सीन है। लेकिन बजट की जो बात आपने की है, ये IMF की बात की है, तो इमरान खान डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कर रहा है कि भाई इस मुल्क के लिए कुछ सोचो, इस मुल्क के लिए निकलो। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग जो आए हुए हैं ये चोर हैं सारे के सारे थ्रू आउट। अब तो ये पाकिस्तान जो चैनल्स हैं, इसमें एक बोल न्यूज़ है, एक ARY है, ये 2 चैनल जो है ये दिखाते हैं, अदरवाइज बकाया चैनल सारे पटवारी हैं, वो तो सारे उसके साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही सर। हमने देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कश्मीर के बात करके पाकिस्तानी अवाम का खून खोलने लग पड़ता है। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। सर मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के पास है, मैं पंजाब की बात करूंगा सर, मैं सिंध की बात करूंगा सर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं सर, अगर मैं सिंधु देश की बात करूं जो कि सिंध के अंदर बनने जा रहा है, इन सब की नज़र हटाकर हम कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान क्यों भटकाते हैं? क्यों कश्मीर की तरफ पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की पहले बात करनी चाहिए? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारी जो आर्मी है ये पूरे मुल्क के साथ मत्था लगा देती है कि भाई जो है ना वो अंदर भी नहीं आने देते, 1 इंच नहीं देते। क्या ये जो लोग हैं, ये कितने लोग हैं? 365 लोग हैं, 300 लोग हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के जान छोड़े। ये जो है मरियम को पकड़ ले, ये जो 3 4 5 बंदे पकड़ ले तो मुल्क सारे के साथ सुकून में आ जाता है। क्यों नहीं पकड़ती ये आर्मी? बकाया तो जो है लोगों को पकड़ लेते हैं। ये और चीज़ है जी, आपने हमारे खिलाफ बात की है, गालियां नहीं देते रहे इन लोगों को, या और चीज़ नहीं है, तो क्यों नहीं पकड़ते? अगर ये सवाल मेरा, आपने शायद गेट नहीं किया, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात छोड़कर हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर की तरफ ध्यान क्यों लेकर जाते हैं वहाँ पर? पहले हमें सवाल करना चाहिए कि भाई तुमने पंजाब के लिए क्या किया, तुमने इस्लामाबाद के लिए क्या किया, तुमने कराची के लिए क्या किया? ये सारे सवाल छोड़कर वो कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें कश्मीरी जो है दरअसल अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो वो हमारा हिस्सा है, लेकिन इसकी बात करने का ये कैसे सर? कौन सी हिस्ट्री? कौन सी हिस्ट्री? पाकिस्तान को पैदा हुए 75 साल हुए, और बता दीजिए कि 75 साल के इतिहास में कब कश्मीर जो है वो आपका हिस्सा रहा है? ओह, ऐसे तो फिर कल को हम आपके भी दावा ठोक देंगे, हमारा दावा तो मजबूत हो जाएगा क्योंकि आप तो हमारा हिस्सा रहे हो। कल को मान लीजिए 50-60 साल बाद अगर कोई उठ खड़ा हुआ यहां से और बोले कि जी पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था, हमें तो वापस चाहिए, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं रहा, इसका तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है, और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा रहा है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर तो हमारा राइट बनता है ना बॉस, पाकिस्तान पर अगर हम वापस कब्जा कर ले तो राइट बनता है ना। लॉजिक सर, ढंग की हिस्ट्री पढ़िए सर, ढंग की हिस्ट्री पढ़िए। ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो मौलाना साहब हैं उनको आप कश्मीर कश्मीर कमेटी का वो लगा दें चेयरमैन। उस बंदे का कश्मीर के साथ तल्लक क्या है? मशाल मलक बैठी है ना यहाँ पे, उसको लगाएं, उसको क्यों नहीं लगाते? वो आपका जो है राइट जो है वो बताएगी कि कश्मीर में होता क्या है। अगली बात आ जाए आप प्रोविंस के ऊपर, तो प्रोविंस में क्या कुछ नहीं हो रहा। प्रोविंस में अगर ये लोग जो हैं, आपको नहीं पता कि 1-2 लोग ने आके तो पूरी की पूरी जो है कौमी असम्बली को उड़ा दिया, पंजाब असम्बली को उड़ा दिया। पंजाब असम्बली में जो अभी जो टेक केयर गवर्नमेंट आई हुई है, क्या वो लोग नहीं सब उनको पता कि ये किस पार्टी के बंदे हैं? तो इस मुल्क में थ्रू आउट चेंजिंग होनी चाहिए। ये सही हो गया सर। सर एक और आपको, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक और चीज़ बताऊँ, बजट का जब इंडिया ने ऐलान किया अपने $505 बिलियन, $550 बिलियन का जब बजट पेश किया, तो आपको पता उस बजट के अंदर कश्मीर के कितने बजट कश्मीर को दिया था? बिल्कुल इस तरह ही है। 35,000। ये जो है ये 9 लाख फौजी हैं उसके अंदर, और जो कश्मीरी जो लोग हैं वो 98 लाख हैं। लेकिन ना वहाँ पे कोई बाबा कायदे पैदा हुआ है और ना कोई लामा गोयल पैदा हुआ है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुल्क में ये 2 लोग आए और इन लोगों ने आज़ादी दी। वो जो सर आज़ाद हुए तो आज हम क्या हम प्रॉपर तौर पर आज़ाद हैं? क्या हमें वो सारी चीज़ें हासिल है जो आवाम को, जो वो चाहती थी कि भाई आटा भी हमें 20 रुपए का मिले जो कि इंडिया में मिल रहा है, जो कि आटा भी 25 रुपए का मिले जो इंडिया में मिल रहा है? सर वो सब्सिडी चाहिए थी आवाम को, सर वो नहीं मिल रही। गरीब आवाम आटे के लाइनों में मर रही है सर। चीनी देखे कहाँ चली गई सर, आप ऑयल की प्राइस देखे कहाँ चली गई, तेल पेट्रोल देखे 350 जाने लगा।
तो ये सब कुछ कैसे ही होगा सर? ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि ये जरी मुल्क है, ये सूबा जो है ये जरी है। ये जरी सूबे के ऊपर जो है ये जो कटिंग होती है, ये टाउन बनते हैं। ये क्यों बनाते हैं? टाउन जाके बनाए पहाड़ों में, यहाँ जाके कलर वाली जगह पे बनाए जहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये चीज़ नहीं उगती। अब अगर ये टाउन बनने शुरू हो जाएंगे, जरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। जरी ज़मीन ख़त्म होने का यही मतलब है कि वीट कोई नहीं मिलेगी, ऑयल कोई नहीं मिलेगा, कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर ईंटें ही खानी है ना मेरे भाई। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे इमरान खान ने पिछले कहा था कि ऊपर की तरफ जाएँ, जो है इसको ना बेचें। लेकिन जरी ज़मीन के ऊपर ये बात आ चुकी हुई है कि जरी ज़मीन जो है वो बिक सकती है, लेकिन उसके ऊपर टाउन नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है माफिया जो है वो ज़्यादा सरगर्म होता है और उसने ये काम करने ही करने। और हम लोग अगर अपना सोचें तो बेहतर है कि ये हम लोग ज़मीनें अपनी ना सेल करें और इसको जो है जरी ज़मीन ही रहने दें और ज़राअत के ऊपर जो है ना हमारा फोकस होना चाहिए। और ये अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसे हम लोग जो थोड़े से लालच में आके बेच देते हैं उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और जो ये बात कह रहे थे ना कि जरी जमीन है, मतलब किसानी की जमीन है, खेती की जमीन है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आपके लोग जो है गांवों में बसते हैं, हमारे अभी गांव में बसते हैं। अगर आप बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी ज्यादा पैदा करेंगे, तो वो जमीन कहां बंटवारा होगा जमीन का? अगर किसी के पास 50 बीघा जमीन है, उसने 3 शादियां कर ली या उसके 5, 7, 8 बच्चे हैं, अब वो 8 बच्चों में बचेंगे। अब सब अपने अपने घर बनाएंगे तो घर कहां बनाएंगे? वो उन्हीं जमीनों पर बनाएंगे। फिर उनके बच्चे होंगे। आबादी, आप पता है आबादी आप कैसे बढ़ा रहे हो? आप लोग बिजली की गति से आबादी बढ़ रही है आपकी। हम तो चलो आपसे 7 गुना बड़े हैं, तो उस हिसाब से आबादी बढ़ी है, कंट्रोल भी बहुत किया है हमने। लेकिन क्या करें, इतना बड़ा मुल्क है, आपकी तो जगह भी छोटी है और उतने में आप विस्फोट कर रहे हो आबादी का। आबादी का विस्फोट हो रहा है तो भाई आपकी जमीनें तो बटेंगी ना। सब अपना अपना एक एक कमरे का भी घर बनाए तो उन्हीं जमीनों में से बनाएंगे ना। 50 बीघा 2 पीढ़ियों बाद वो सबके हिस्से में 5-5 बीघे जमीन आएगी, 2-2 बीघे जमीन आएगी। कहां जाएंगे वो? उसके बाद वो बच्चे पैदा करेंगे 8-10, फिर वो क्या करेंगे? उन्हीं जमीनों में बटेगा, उन्हीं जमीनों में अपना घर बनाएंगे। लेकिन आप लोग तो सोचते नहीं हो, कहते हो कि बच्चे तो जी तो जब बच्चे तो जी, तो फिर बगैर आटे के मरिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए तो कहते हैं बगैर आटे के मरिए। फिर मर रहे हैं ना आप लोग बगैर आटे के। खैर, बात हो रही थी न्यूक्लियर पावर की। तो देखिए, अगर दुनिया को लगेगा अगर कि आपके यहां क्योस इतना बढ़ गया है, इतने अनस्टेबल हो चुके हैं आप कि आपकी फौज भी अब वो चीज संभाल नहीं सकती, और अगर वो उन लोगों के हाथ लग जाए जिनके हाथ नहीं लगना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा आप कह नहीं सकते। तो हो सकता है कि फिर उस पर पहरा किसी और का हो जाए। दूसरी बात, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो आपकी आर्मी है वो चुपचाप अभी इसलिए है कि वो कह रही कि भाई क्योस मच जाने दो, बवाल मच जाने दो। उसके बाद जब इनके हाथ से बात चली जाएगी, तब होगी हमारी एंट्री, पाकिस्तानी आर्मी की एंट्री। और फिर वो कहेंगे कि जी अब बागडोर फिर से पाकिस्तान की सेना अपने हाथ में ले रही है और अब हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे। फिर से मार्शल लॉ। बिल्कुल उसी ओर बढ़ रहा है मामला, मुझे ऐसा लगता है। गलत भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन यही होगा। देखिएगा, पाकिस्तानी आर्मी सेवियर की तरह आएगी और फिर वो पूरी जनता वाह पाकिस्तानी आर्मी, वाह पाकिस्तानी आर्मी कह के बढ़िया हो जाएगा और एकदम शानदार हो जाएगा। देखते रहिएगा आप। और बाकी जो इंडिया के खिलाफ कश्मीर और ये करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमने सही रास्ता अपनाया है और हम जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को दिखा के कर रहे हैं कि देखो जी हम ये इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, देखो जी हम ये मॉल बना दिया हमने, देखो जी हमने ये सड़क लाभ बना दी हमने, देखो जी हम बिजली लेकर चले गए वहां पे, देखो जी हमने रेलवे ब्रिज बना दिया हमने, देखो जी हम ट्रेनें शुरू कर रहे हैं, देखो जी हम रोजगार दे रहे हैं, देखो जी हमने सिनेमा हॉल भी खोल दिया। बहुत कुछ हुआ। और अभी मुझे लगा कि शायद पठान फिल्म लगी थी वहां पे श्रीनगर वाले में, हाउसफुल। जमाने बाद श्रीनगर का सिनेमा हॉल जो नया खुला है, हाउसफुल। और एक और खबर मैं आपको दे दूं, शायद ये हो सकता है
वर्ल्ड कप का मैच जो है क्रिकेट का, शायद क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा या कोई है, जम्मू कश्मीर में होगा। शेरे श्रीनगर स्टेडियम है, कौन सा है, जो भी है, शेरे कश्मीर जो भी है, वहां पर तब देखेगा मजा। चल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।